तो दोस्तों बैन हूँ नाम की ये जो मूवी है यह हमें तकरीबन 1960 में देखने को मिली थी। और आप में से किसी सब्सक्राइबर ने इस मूवी के लिए कमेंट किया था, तो मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ खास। इस वीडियो के अंदर हम पूरी डिटेल जानेंगे इस मूवी के बारे में, इसका रिव्यू, फैक्ट, डिटेल अपडेट और प्रेजेंट टाइम पर आप कहाँ पर इसे देख पाओगे। पूरी जानकारी मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे मैं इसके बारे में और डिटेल आपको बताता हूँ। बेनहर 1959 की अमेरिकी धार्मिक महाकाव्य फिल्म है, एक जिसका निर्देशन विलियम वायलर ने किया, जिसका निर्माण सैम जिम्बालिस ने किया और इसमें चार्लटन हेस्टन ने मुख्य किरदार निभाया है। यह 1925 की मूक फिल्म का रीमेक है, जिसका शीर्षक भी ऐसा ही है। इसे ल्यू वालेस के 1880 के उपन्यास बेनहर ए टेल ऑफ द क्राइस्ट से रूपांतरित किया गया था। पटकथा का श्रेय कार्ल टुनबर्ग को दिया जाता है, लेकिन इसमें मैक्सवेल एंडरसन, एसेन बेहरमैन, गोर विडाल और क्रिस्टोफर फ्राई का भी योगदान है। कलाकारों में स्टीफन बॉयड, जैक हॉकिंस, हया हरारीत, ह्यू ग्रिफिथ, मार्था स्कॉट, अपनी अंतिम फिल्म में कैथी ओडोनेल और सैम जाफ भी शामिल है। बेनहर का बजट सबसे बड़ा $15.175 मिलियन था और साथ ही उस समय निर्मित किसी भी फिल्म की तुलना में सबसे बड़े सेट बनाए गए थे। कॉस्ट्यूम डिजाइनर एलिजाबेथ हेफेंडेन ने कॉस्ट्यूम बनाने के लिए 100 वार्डरोब फैब्रिकेटर के एक कर्मचारी की देखरेख की और 200 कलाकारों और कामगारों को रोजगार देने वाली एक कार्यशाला ने फिल्म में आवश्यक सैकड़ों फ्रिज और मूर्तियां प्रदान कीं। फिल्मांकन 18 मई 1958 को शुरू हुआ और 7 जनवरी 1959 को समाप्त हुआ, जिसमें प्रतिदिन 12 से 14 घंटे और सप्ताह में 6 दिन शूटिंग हुई। प्री प्रोडक्शन अक्टूबर 1957 के आसपास इटली के सिनेसिटा में शुरू हुआ और पोस्ट प्रोडक्शन में 6 महीने लगे। सिनेमेटोग्राफर रॉबर्ट एल सुरेत्स के अधीन मेट्रो गोल्डविन मेयर के अधिकारियों ने फिल्म को वाइडस्क्रीन प्रारूप में बनाने का निर्णय लिया। समुद्री युद्ध को कैलिफोर्निया के कल्वर सिटी में मेट्रो गोल्डविन मेयर स्टूडियो के पिछले हिस्से में एक विशाल टैंक में लघुचित्रों का उपयोग करके फिल्माया गया था। 9 मिनट की रथ दौड़ सिनेमा के सबसे प्रसिद्ध एक्शन दृश्यों में से एक बन गई है और मिक्लोस रोजा द्वारा रचित और संचालित स्कोर उस समय किसी फिल्म के लिए रचित सबसे लंबा स्कोर था और 15 से अधिक वर्षों तक सिनेमा पर अत्यधिक प्रभावशाली रहा। $14.7 मिलियन के मार्केटिंग प्रयास के बाद बेनहर का प्रीमियर 18 नवंबर 1959 को न्यूयॉर्क सिटी के लोव स्टेट थिएटर में हुआ। यह 1959 की सबसे तेज और साथ ही सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, जो उस समय के इतिहास में गॉन विद द विंड के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसने रिकॉर्ड 11 अकादमी पुरस्कार जीते, जिसमें बेस्ट पिक्चर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वायलर, बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल हेस्टन, बेस्ट एक्टर इन ए सपोर्टिंग रोल ग्रिफिथ और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी कलर सर्टेस शामिल है। इसने स्टीफन बॉयड के लिए बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मोशन पिक्चर के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स भी जीते। 2004 में राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण बोर्ड ने कांग्रेस के पुस्तकालय की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री द्वारा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण संरक्षण के लिए बेनहूर का चयन किया। 5-6 कथानक 26 में यरूशलेम में एक धनी यहूदी राजकुमार और व्यापारी जुराह बेनहूर अपनी मां मिरियम और छोटी बहन तिर्जा के साथ रहता है। परिवार के प्रबंधक साइमनाइड्स की एक बेटी है जिसका नाम एस्तेर है। जुराह साइमनाइड्स के अनुरोध को स्वीकार करता है कि एस्तेर एक स्वतंत्र व्यक्ति से शादी करे और एस्तेर को शादी के उपहार के रूप में उसकी स्वतंत्रता प्रदान करता है। बचपन से अलग रहने के बाद जुराह और एस्तेर जल्दी ही प्यार में पड़ जाते हैं। यहूदा का रोमन बचपन का दोस्त मेसाला किले एंटोनिया के कमांडर के रूप में यरूशलेम लौटता है। वह रोम की महिमा और शाही शक्ति को पूरी तरह से अपनाता है, जबकि यहूदा अपने विश्वास और यहूदी लोगों की स्वतंत्रता के लिए समर्पित रहता है। जब मेसाला मांग करता है
कि यहूदा संभावित विद्रोहियों को रोमन अधिकारियों के हवाले कर दे, तो यहूदा मना कर देता है और सभी संबंध तोड़ देता है। नए जूडियन गवर्नर का जुलूस शहर में प्रवेश करता है। जब जुराह और तिरजाह ऊपरी छत से देखते हैं, तो छत की ढीली टाइलें गिरती है, जिससे गवर्नर का घोड़ा घबरा जाता है और वह नीचे गिर जाता है। मेसाला को एहसास होता है कि यह दुर्घटनावश हुआ था, लेकिन वह जुराह को नाव में डाल देता है और मिरियम और तिरजाह को कैद कर लेता है। मेसाला ने साइमनाइड्स को भी गिरफ्तार कर लिया। जब उसे और अन्य कैदियों को ले जाया जाता है, तो वे नाजरेत में रुकते हैं। पानी न मिलने पर जुराह बेहोश हो जाता है, लेकिन जब एक बरी उसे पानी पिलाता है, तो वह होश में आ जाता है। गैली में 3 साल बिताने के बाद जुराह को रोमन कौंसल क्विंटस एरियस के प्रमुख जहाज पर नियुक्त किया जाता है। एरियस जुराह के दृढ़ संकल्प और आत्मानुशासन को देखता है और उसे एक ग्लैडिएटर या सारथी के रूप में प्रशिक्षित करने की पेशकश करता है, जिसे जुराह मना कर देता है। जब मैसेडोनियन समुद्री डाकू रोमन बेड़े पर हमला करते हैं, तो एरियस आदेश देता है कि जुराह को खोल दिया जाए। जहाज के पतवार को टक्कर मारी जाती है, जिससे गैली में पानी भर जाता है। जुराह दूसरे नाविकों को मुक्त करता है और फिर एरियस को बचाता है, जिसे जहाज से बाहर फेंक दिया गया था। बचाए जाने के बाद एरियस को पता चलता है कि युद्ध जीत लिया गया है। बाद में वह सम्राट टिबेरियस से जुराह को मुक्त करने की याचिका करता है और उसे अपने बेटे के रूप में गोद ले लेता है। रोम में जुराह एक चैंपियन सारथी बन जाता है। यहूदिया लौटते समय यहूदा की मुलाकात बाल्थासर और अरब शेख इल्दरिम से होती है। सारथी के रूप में यहूदा की कुशलता को देखते हुए शेख उसे नए यहूदी गवर्नर पोंटियस पिलाट के सामने अपने 4 घोड़ों को दौड़ाने के लिए कहता है। यहूदा यह जानते हुए भी मना कर देता है कि मेसाला प्रतिस्पर्धा कर रहा है। बाल्थासर यहूदा को एक ऐसे भविष्यवक्ता के बारे में बताता है जिसे वह प्यार और क्षमा का उपदेश देता है और यहूदा से अपनी घृणा और प्रतिशोध को त्यागने का आग्रह करता है। यहूदा अपनी माँ और बहन की तलाश में यरूशलेम लौटता है। अपने परित्यक्त घर में वह एस्तेर को पाता है, जिसने कभी शादी नहीं की, अपने दुर्बल पिता और एक मूक पूर्व कैदी मल्लुच के साथ रह रही है। मेसाला ने साइमनाइड्स को प्रताड़ित किया, जिसने फिर भी यहूदा के भाग्य की रक्षा की है। खुद को क्विंटस एरियस के बेटे के रूप में पेश करते हुए यहूदा मेसाला से भिड़ जाता है और मिरियम और तिरजा के भाग्य को जानने की मांग करता है। मेसाला उन्हें कालकोठरी से रिहा करने का आदेश देता है। दोनों अब कोरी है और गुप्त रूप से कोड़ियों की घाटी में निष्कासित कर दिए गए हैं। शहर छोड़ने से पहले महिलाएं एस्तेर को ढूंढती है और यहूदा से उनकी स्थिति छिपाने की विनती करती है। एस्तेर यहूदा को बताती है कि वे मर चुके हैं, ताकि वह उसे खोजना बंद कर दे। बदला लेने के लिए जुडाह शेख इल्डेरिम के 4 घोड़ों को मेसाला के खिलाफ रथ दौड़ में चलाने के लिए सहमत हो जाता है। शेख मेसाला को खुद पर एक बहुत बड़ा दाव लगाने के लिए उकसाता है, इससे पहले कि वह यह बताए कि जुडाह उसका चालक है। दौड़ के दौरान मेसाला एक चोंचदार रथ चलाता है, जिसमें प्रतियोगियों को अक्षम करने के लिए पहिए के हब पर कटर लगे होते हैं। वह जुडाह के रथ को नष्ट करने का प्रयास करता है, लेकिन इसके बजाय अपना खुद का रथ नष्ट कर देता है। अपने घोड़ों के पीछे घसीटे जाने पर वह दूसरे रथ से कुचल जाता है, जबकि जुडाह दौड़ जीत जाता है। मरने से पहले मेसाला जुडाह को बताता है कि उसकी माँ और बहन कुष्ठ रोगियों की घाटी में जीवित है। कोरी बस्ती में यहूदा की मुलाकात एस्तेर और मल्लुक से होती है, जो मिरियम और तिरजा के लिए सामान लेकर आते हैं। एस्तेर उसे अपने परिवार की इच्छा के अनुसार खुद को छिपाने के लिए मनाती है। फिर वह भीड़ और बाल्थासर का पीछा करती है, ताकि वह संभवतः यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश सुन सके। यहूदा पोंटियस पिलातुस से मिलता है, जिसे डर है कि यहूदा की जीत रोमन शासन के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देगी। यहूदा अपनी पैतृक संपत्ति और रोमन नागरिकता को अस्वीकार करता है। कोरी कॉलोनी में लौटते हुए वह खुद को मरियम के सामने प्रकट करता है और पाता है कि तिरजा मर रही है। यहूदा और एस्तेर उन्हें यीशु मसीह से मिलने ले जाते हैं, लेकिन यीशु का परीक्षण शुरू हो चुका है।
सड़कों पर अपना क्रूस लेकर चलते समय यीशु गिर जाते हैं। यहूदा उसे उस व्यक्ति के रूप में पहचानता है जिसने उसे पहले पानी दिया था और उसे पानी देने की कोशिश करता है, लेकिन एक रोमन सैनिक हस्तक्षेप करता है। जब यहूदा और बालथासर यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के गवाह बनते हैं, तो मिरियम और तिरजा एक भयंकर तूफान के दौरान एस्तेर के साथ एक गुफा में शरण लेती है और चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाती है। यह महसूस करते हुए कि माफी बदला लेने से बेहतर है, यहूदा अपने घर लौटता है और उन्हें ठीक पाता है। चारों एक दूसरे को गले लगाते हैं और चमत्कार पर खुशी मनाते हैं। ढालना। यहूदा बेनहर के रूप में चार्लटन हेस्टन, जैक हॉकिंस, क्विंटस एरियस, हया हरारीत एस्तेर के रूप में, स्टीफन बॉयड मेसाला के रूप में, ह्यूग ग्रिफिथ शेख इल्डेरिम के रूप में, मार्था स्कॉट मिरियम के रूप में, कैथी ओडोनेल तिरजाह के रूप में, सैम जाफे साइमोनाइड्स के रूप में, फिनले करी बालथासार के रूप में, फ्रैंक थ्रिंग पोंटियस पिलाट के रूप में, टेरेस लॉन्गडन ड्रूसस के रूप में, टिबेरियस सीजर के रूप में जॉर्ज रेल्फ, आंद्रे मोरेल सेक्सटस के रूप में, लॉरेंस पेन, जोसेफ, फ्लाविया के रूप में मरीना बर्टी 7, 8, रिचर्ड हेल गैस्पर के रूप में 9, डेविड डेविस क्वेस्टर के रूप में, एडी बर्बर मल्लुच के रूप में 8, मिनोडोरो वैलेरियस ग्राटस, डंकन लेमोंट मारियस के रूप में, होवार्ड लैंग हॉटेटर के रूप में, रॉबर्ट ब्राउन गैली ओवरसियर के रूप में, लैंडो बुजानका कैदी के रूप में, ग्यूलियानो जेम्मा सेंचुरियन के रूप में बिनाश्रेय, जॉन ले मेसुरियर चिकित्सक, क्लाउड हीटर यीशु मसीह के रूप में 10, जोस ग्रेसी मरियम के रूप में यीशु की मां 11। उत्पादन। मुख्य लेख बेनहूर 1959 फिल्म का निर्माण। लिफ्टा के पास बेनहूर फिल्मांकन स्थल, जिसका उद्देश्य यरूशलेम का प्रतिनिधित्व करना है। मेट्रो गोल्डविन मेयर MGM ने मूल रूप से दिसंबर 1952 में 1925 की मूक फिल्म बेनहूर के रीमेक की घोषणा की, जाहिरा तौर पर अपनी इतालवी संपत्ति खर्च करने के एक तरीके के रूप में। C12 स्टीवर्ट ग्रेंजर और रॉबर्ट टेलर को मुख्य भूमिका के लिए दौर में बताया गया था। 9 महीने बाद MGM ने घोषणा की कि वह सिनेमास्कोप में फिल्म बनाएगा, जिसकी शूटिंग 1954 में शुरू होगी। 13 नवंबर 1953 में MGM ने घोषणा की कि उन्होंने निर्माता सैम जिम्बालिस को चित्र के लिए नियुक्त किया है और पटकथा लेखक कार्ल टुनबर्ग को इसे लिखने के लिए काम पर रखा है। 14 सिडनी फ्रैंकलिन को निर्देशन के लिए निर्धारित किया गया था, जिसमें मार्लन ब्रैंडो को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। 15 सितंबर 1955 में जिम्बालिस्ट, जिन्होंने यह दावा करना जारी रखा कि टुनबर्ग की स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी थी, ने घोषणा की कि $7 मिलियन 6 से 7 महीने का उत्पादन अप्रैल 1956 में इजराइल या मिस्र में MGM की नई 65 मिमी वाइड स्क्रीन प्रक्रिया MGM कैमरा 65 में शुरू होगा। 16 हालांकि MGM ने फ्रैंकलिन के इस्तीफे के बाद 1956 की शुरुआत में उत्पादन को निलंबित कर दिया। 17 1950 के दशक के अंत तक 1948 के सहमति आदेश ने फिल्म स्टूडियो को थिएटर श्रृंखलाओं से खुद को अलग करने के लिए मजबूर किया। 18 और टेलीविजन के प्रतिस्पर्धी दबाव ने MGM में महत्वपूर्ण वित्तीय संकट पैदा कर दिया था। 19 स्टूडियो को बचाने के लिए एक जुआ में और पैरामाउंट पिक्चर्स की 1956 की बाइबिल महाकाव्य द 10 कमांडमेंट्स की सफलता से प्रेरित होकर 19 स्टूडियो के प्रमुख जोसेफ वोगेल ने 1957 में घोषणा की कि MGM फिर से बेनहर के रीमेक पर आगे बढ़ेगा। 20 फिल्मांकन मई 1958 में शुरू हुआ और जनवरी 1959 में लपेटा गया और पोस्ट प्रोडक्शन में 6 महीने लगे। 21 हालांकि बेनहर का बजट शुरू में $7 मिलियन था, 22 फरवरी 1958 तक इसे $10 मिलियन बताया गया। 24 मुद्रास्फीति के लिए समायोजित होने पर बेनहूर का बजट स्थिर डॉलर में लगभग $164 मिलियन था। 25 फिल्म में एक उल्लेखनीय बदलाव शुरुआती शीर्षकों से जुड़ा था। इस बात से चिंतित कि दहाड़ता हुआ लियो द लायन MGM शुभंकर संवेदनशील और पवित्र जन्म दृश्य के लिए गलत माहौल बनाएगा। वायलर को पारंपरिक लोगों को एक ऐसे लोगों से बदलने की अनुमति मिली जिसमें लियो द लायन शांत है। 26 विकास लिव वालेस का 1880 का उपन्यास बेनहर
ए टेल ऑफ द क्राइस्ट लगभग 550 पृष्ठों का था। जिम्बालिस्ट ने कहानी को काटने और उपन्यास को स्क्रिप्ट में बदलने के लिए कई पटकथा लेखकों को काम पर रखा था। गोर विडाल के अनुसार 1958 के वसंत तक विभिन्न लेखकों द्वारा स्क्रिप्ट के 12 से अधिक संस्करण लिखे गए थे। 27 विडाल को खुद 1957 में स्क्रिप्ट का एक संस्करण लिखने के लिए कहा गया था, मना कर दिया और अपने फैसले के लिए निलंबित कर दिया गया। 27 विडाल के अनुसार कार्ल टुनबर्ग स्क्रिप्ट पर काम करने वाले अंतिम लेखकों में से एक थे। अन्य स्रोत टुनबर्ग की प्रारंभिक भागीदारी को बहुत पहले रखते हैं। टुनबर्ग ने यीशु के सूली पर चढ़ने के बाद पुस्तक में सब कुछ काट दिया। 28 वायलर विडाल उनके जीवनीकारों नीचे ग्रंथ सूची देखे और उनके बाद के स्रोतों के अनुसार जिम्बालिस्ट टुनबर्ग की स्क्रिप्ट से नाखुश थे, इसे सामान्य 28 और शूट करने योग्य नहीं मानते थे। 29 लेखन प्रयास की दिशा तब बदल गई जब निर्देशक सिडनी फ्रैंकलिन बीमार पड़ गए और उन्हें निर्माण से हटा दिया गया। जिम्बालिस्ट ने 1957 की शुरुआत में विलियम वायलर को प्रोजेक्ट की पेशकश की, जो 1925 की फिल्म के 30 सहायक निर्देशकों में से एक थे। 31 वायलर ने शुरुआत में इसे अस्वीकार कर दिया, स्क्रिप्ट की गुणवत्ता को बहुत आदिम, प्राथमिक और हैक वर्क से बेहतर नहीं माना। 32 जिम्बालिस्ट ने वायलर को रथ दौड़ के लिए कुछ प्रारंभिक स्टोरी बोर्ड दिखाए और उन्हें सूचित किया कि MGM $10 मिलियन तक खर्च करने को तैयार होगा, और परिणामस्वरूप वायलर ने चित्र में रुचि व्यक्त करना शुरू कर दिया। 33 MGM ने वायलर को कास्टिंग शुरू करने की अनुमति दी और अप्रैल 1957 में मुख्यधारा के मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि वायलर सितंबर 1957 तक औपचारिक रूप से फिल्म का निर्देशन करने के लिए सहमत नहीं हुए। 33 और MGM ने 3 जनवरी 1958 तक उनकी नियुक्ति की घोषणा नहीं की। 35 भले ही उनके पास अभी भी एक प्रमुख व्यक्ति की कमी थी, वायलर ने कई कारणों से कार्यभार संभाला। उन्हें $350,000 के मूल वेतन के साथ साथ सकल बॉक्स ऑफिस का 8% या शुद्ध लाभ का 3%, जो भी अधिक हो, देने का वादा किया गया था। 36 और वह फिर से रोम में काम करना चाहते थे, हॉलीवुड में तिबर पर, जहां उन्होंने रोमन हॉलिडे फिल्माया था। 19-22 उनका मूल वेतन उस समय किसी एकल फिल्म के लिए निर्देशक को दिया जाने वाला सबसे बड़ा वेतन था। 19 पेशेवर प्रतिस्पर्धी कारणों ने भी निर्देशन के उनके फैसले में भूमिका निभाई। 37 बाद के वर्षों में विलियम वायलर मजाक में कहते थे कि मसीह के बारे में एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए एक यहूदी की जरूरत होती है। 38 लिखना गोर विडाल वायलर को लगा कि टुनबर्ग का मसौदा वर्तमान पश्चिमी राजनीतिक अर्थों से ओतप्रोत एक नैतिकता नाटक था और संवाद बहुत आधुनिक लग रहा था। 39 जिम्बालिस्ट ने नाटककार एसेन बेहरमैन, जिन्होंने क्वो वादिस की पटकथा भी लिखी थी, और फिर नाटककार मैक्सवेल एंडरसन को मसौदा लिखने के लिए लाया। 22 गोर विडाल के जीवनी लेखक फ्रेड कपलान का कहना है कि ब्रिटिश कवि और नाटककार क्रिस्टोफर फ्राई को विडाल के साथ ही काम पर रखा गया था। हालांकि अधिकांश स्रोतों, स्वयं विडाल सहित, का कहना है कि विडाल ने एंडरसन का अनुसरण किया और फ्राई तब तक शामिल नहीं हुए जब तक विडाल चित्र छोड़ने के करीब नहीं थे। 40 विडाल वायलर से मिलने के लिए मार्च 1958 की शुरुआत में रोम पहुंचे। 27 विडाल ने दावा किया कि वायलर ने पटकथा नहीं पढ़ी। 27-41 विडाल 3 महीने तक स्क्रिप्ट पर काम करने के लिए सहमत हुए ताकि वह निलंबन से बाहर आ सके और MGM के साथ अपना अनुबंध पूरा कर सके। 22-27 हालांकि जिम्बालिस्ट ने उन्हें पूरे उत्पादन के दौरान रहने के लिए प्रेरित किया। 40 विडाल 4वीं शताब्दी के रोमन सम्राट जूलियन पर एक किताब पर शोध कर रहे थे और प्राचीन रोम के बारे में बहुत कुछ जानते थे। 42 वह पुस्तक अंततः 1964 में जूलियन शीर्षक के तहत प्रकाशित हुई। 43-44 विडाल की कार्यशैली एक दृश्य को समाप्त करने और जिम्बालिस्ट के साथ इसकी समीक्षा करने की थी। एक बार विडाल और जिम्बालिस्ट सहमत हो गए
तो दृश्य वायलर को दे दिया जाता। 40 विडाल ने कहा कि उन्होंने टुनबर्ग, बेहरमैन, एंडरसन स्क्रिप्ट की संरचना को बनाए रखा, लेकिन लगभग सभी संवादों को फिर से लिखा। 45 विडाल ने मार्च 1959 में विलियम मॉरिस के सामने स्वीकार किया कि फ्राई ने 1/3 संवाद को फिर से लिखा, जिसे विडाल ने स्क्रिप्ट के पहले भाग में जोड़ा था। विडाल ने एक संरचनात्मक परिवर्तन किया, जिसे संशोधित नहीं किया गया। टुनबर्ग स्क्रिप्ट में बेनहूर और मेसाला एक ही दृश्य में फिर से मिलते और झगड़ते हैं। विडाल ने दृश्य को 2 भागों में तोड़ दिया, ताकि पुरुष पहले कैसल एंटोनिया में फिर से मिले और फिर बाद में बेनहूर के घर पर बहस करे और अपनी दोस्ती समाप्त करे। 45 विडाल ने दावा किया कि उन्होंने स्क्रिप्ट के पहले भाग, रथ दौड़ तक सब कुछ, पर काम किया और उस दृश्य के 10 संस्करणों की पटकथा लिखी जहां बेनहूर मेसाला का सामना करता है और अपने परिवार की आज़ादी की भीख मांगता है। 46 होमोसेक्सुअल सबटेक्स्ट के बारे में विडाल के दावे पर गर्मागरम बहस होती है। विडाल ने पहली बार 1995 की डॉक्यूमेंट्री फिल्म द सेलुलॉइड क्लोसेट में एक साक्षात्कार में दावा किया था और दावा किया था कि उन्होंने वायलर को स्टीफन बॉयड को भूमिका निभाने के लिए निर्देशित करने के लिए राजी किया था, जैसे कि वह एक ठुकराए गए समलैंगिक प्रेमी थे। 47 विडाल ने कहा कि उनका मानना था कि मेसाला की प्रतिशोध की भावना केवल प्रेमी द्वारा महसूस की जाने वाली अस्वीकृति की भावना से प्रेरित हो सकती है, और दावा किया कि उन्होंने वायलर को सुझाव दिया था कि स्टीफन बॉयड को उस तरह से भूमिका निभानी चाहिए और हेस्टन को मेसाला चरित्र की मंशा के बारे में अंधेरे में रखा जाना चाहिए। 38 क्या विडाल ने संबंधित दृश्य लिखा था या वायलर के साथ अभिनय संबंधी बातचीत की थी, और क्या वायलर ने वही शूट किया जो विडाल ने लिखा? 28 38 48 वायलर ने खुद कहा कि उन्हें स्क्रिप्ट के इस हिस्से या बॉयड के गोर विडाल के साथ अभिनय के बारे में कोई बातचीत याद नहीं है। 38 और उन्होंने फ्राई के पक्ष में विडाल के मसौदे को त्याग दिया। 22 हालांकि फिल्म के प्रचार निदेशक मॉर्गन हडगेस ने महत्वपूर्ण दृश्य के बारे में मई 1958 के अंत में विडाल को लिखा और संकेत दिया कि इसमें एक समलैंगिक संदर्भ था। बड़ा कॉर्नपोन, हेस्टन के लिए चालक दल का उपनाम, वास्तव में कल आपकी पहली मुलाकात के दृश्य में खुद को झोंक दिया। आपको उन लड़कों को गले मिलते हुए देखना चाहिए था। 49 फिल्म समीक्षक एफएक्स फीनी ने स्क्रिप्ट के मसौदों की तुलना में निष्कर्ष निकाला कि विडाल ने स्क्रिप्ट में महत्वपूर्ण और व्यापक योगदान दिया। 50 फिल्म के अंतिम लेखक क्रिस्टोफर फ्राई थे। चार्लटन हेस्टन ने दावा किया है कि फ्राई स्क्रीनराइटर के रूप में वायलर की पहली पसंद थे, लेकिन जिम्बालिस्ट ने उन्हें विडाल का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। 38 फ्राई ने विडाल से पहले स्क्रिप्ट पर काम किया हो या नहीं, सूत्र इस बात पर सहमत है कि फ्राई मई 1958 की शुरुआत में रोम पहुंचे और सेट पर सप्ताह में 6 दिन बिताए, संवाद की पंक्तियों के साथ साथ पूरे दृश्यों को लिखने और फिर से लिखने में, जब तक कि चित्र समाप्त नहीं हो गया। 51 विशेष रूप से फ्राई ने संवाद को थोड़ा अधिक औपचारिक और पुरातन स्वर दिया बिना इसे अटपटा और मध्ययुगीन बनाए। 51 बाद में फिल्म के स्क्रीन प्ले क्रेडिट को लेकर एक अत्यधिक प्रचारित कड़वा विवाद छिड़ गया, जिसमें वायलर, टुनबर्ग, विडाल, फ्राई और स्क्रीन राइटर्स गिल्ड शामिल थे। 52 1996 में लॉस एंजल्स टाइम्स ने चार्लटन हेस्टन का एक संक्षिप्त पत्र प्रकाशित किया, जिसमें विडाल के संस्करण पर सवाल उठाया गया था, जिसके बारे में उन्होंने लिखा था, यह मुझे बहुत परेशान करता है। 53 3 महीने बाद अखबार ने विडाल की ओर से 1200 शब्दों की प्रतिक्रिया प्रकाशित की, जिसमें यह कथन शामिल था कि विवादास्पद दृश्य के सबटेक्स्ट के संबंध में उन्हें बॉयड, जो खुश थे, को सूचित करने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन वायलर ने चेतावनी दी थी कि चक को मत बताना क्योंकि वह टूट जाएगा। 53 अंतिम स्क्रिप्ट 230 पृष्ठों की थी। 54 पटकथा 1925 के मूक फिल्म संस्करण की तुलना में मूल उपन्यास से अधिक भिन्न थी। कुछ बदलावों ने फिल्म की कहानी को और अधिक नाटकीय बना दिया। पूरी फिल्म में एक मजबूत ऑन स्क्रीन प्रेम रुचि प्रदान करने के लिए एस्तेर की भूमिका को उपन्यास की तुलना में बहुत अधिक विस्तारित किया गया था। अन्य परिवर्तनों में यहूदी संस्कृति और लोगों, ऐतिहासिक और आधुनिक, के लिए प्रशंसा को शामिल करना, साथ ही वेलेस के उपन्यास के ईसाई श्रेष्ठता दृष्टिकोण के बजाय 1950 के दशक के अमेरिका के अधिक बहुलवादी समाज का प्रतिनिधित्व करना शामिल था। हालांकि फिल्म ने प्रारंभिक ईसाई धर्म का एक मजबूत सकारात्मक धार्मिक चित्रण बरकरार रखा। 55 ढलाई
एमजीएम ने 1957 के मध्य में रोम में एक कास्टिंग ऑफिस खोला, जिसमें 50,000 लोगों का चयन किया गया, जो फिल्म में छोटी भूमिकाओं और एक्स्ट्रा के रूप में काम करेंगे। 56 और कुल 365 अभिनेताओं के पास फिल्म में बोलने वाले हिस्से थे, हालांकि उनमें से केवल 45 को प्रमुख कलाकार माना गया। 57 कास्टिंग में वाइलर ने लुक या अभिनय के इतिहास के बजाय चरित्र चित्रण पर अधिक जोर दिया। 58 उन्होंने आमतौर पर रोमनों को ब्रिटिश अभिनेताओं के साथ और यहूदियों को अमेरिकी अभिनेताओं के साथ कास्ट किया, ताकि दो समूहों के बीच विभाजन को रेखांकित किया जा सके। 24 59 फिल्म में रोमन अभिजात वर्ग के थे, और वाइलर का मानना था कि अमेरिकी दर्शक ब्रिटिश लहजे को कुलीन के रूप में समझेंगे। 60 चार्लटन हेस्टन द्वारा स्वीकार किए जाने से पहले कई अभिनेताओं को यहूदा बेनहूर की भूमिका की पेशकश की गई थी। बर्ट लैंकेस्टर ने कहा कि उन्होंने भूमिका ठुकरा दी क्योंकि उन्हें स्क्रिप्ट उबाऊ लगी, 61 और ईसाई धर्म को कमतर आंकने वाली। पॉल न्यूमैन ने इसे ठुकरा दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके पास ट्यूनिक पहनने के लिए पैर नहीं है। 62 मार्लन ब्रैंडो, 62 रॉक हडसन, जेफरी हॉर्न, और लेस्ली नील्सन, 63 को भी भूमिका की पेशकश की गई थी। साथ ही कई मांसल सुंदर इतालवी अभिनेताओं, जिनमें से कई अंग्रेजी नहीं बोलते थे, को भी भूमिका की पेशकश की गई थी। 64 किर्क डगलस इस भूमिका में रुचि रखते थे, लेकिन हेस्टन के पक्ष में इसे ठुकरा दिया गया। जिन्हें औपचारिक रूप से 22 जनवरी 1958 को चुना गया। 66 उनका वेतन 30 सप्ताह के लिए $250,000 था, 30 सप्ताह से अधिक समय के लिए आनुपातिक वेतन और उनके परिवार के लिए यात्रा व्यय। स्टीफन बॉयड को 13 अप्रैल 1958 को प्रतिपक्षी मेसाला के रूप में लिया गया था। 67 विलियम वाइलर मूल रूप से इस भूमिका के लिए हेस्टन को चाहते थे, लेकिन हेस्टन को यहूदा बेनहूर की भूमिका में ले जाने के बाद उन्होंने एक और अभिनेता की तलाश की। 68 क्योंकि बॉयर और हेस्टन दोनों की नीली आंखें थीं, वाइलर ने दोनों पुरुषों के बीच अंतर करने के तरीके के रूप में बॉयर को भूरे रंग के कॉन्टैक्ट लेंस पहनाए थे। 69 मैरीने को मूल रूप से मिरियम के रूप में लिया गया था, लेकिन 2 दिनों के काम के बाद उन्हें निकाल दिया गया क्योंकि वह संकेत पर रो नहीं सकती थीं। 60-70 हेस्टन का कहना है कि उन्होंने ही सुझाव दिया था कि वाइलर मार्था स्कॉट को मिरियम के रूप में ले, और उन्हें 17 जुलाई 1958 को काम पर रखा गया था। 71 72 58 एस्तेर की भूमिका के लिए 30 से अधिक अभिनेत्रियों पर विचार किया गया था। 73 इजरायली अभिनेत्री हया हरारीत, जो फिल्म में अपेक्षाकृत नई थीं, को 16 मई 1958 को एस्तेर के रूप में लिया गया। 73 30 सेकंड का मूक स्क्रीन टेस्ट देने के बाद। 74 वाइलर ने उनसे कान फिल्म समारोह में मुलाकात की थी, जहां उन्होंने अपने संवाद कौशल और व्यक्तित्व की ताकत से उन्हें प्रभावित किया था। 75 सैम जाफ को 3 अप्रैल 1958 को साइमोनाइड्स के रूप में लिया गया। 76 और फिनले करी को उसी दिन बाल्टासार के रूप में लिया गया। 76 वाइलर को जैक हॉकिंस को फिल्म में आने के लिए राजी करना पड़ा, क्योंकि हॉकिंस द ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई के तुरंत बाद एक और महाकाव्य मोशन पिक्चर में अभिनय करने के लिए तैयार नहीं थे। 39 ह्यू ग्रिफिथ, जिन्होंने ईलिंग स्टूडियो कॉमेडीज में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में प्रशंसा प्राप्त की, को रंगीन शेख इल्ड्रिम के रूप में लिया गया था। 77 यीशु की भूमिका, जिसका चेहरा कभी नहीं देखा गया, एक अप्रकाशित क्लाउड हीटर द्वारा निभाई गई थी, जो रोम में वेना स्टेट ओपेरा के साथ प्रदर्शन करने वाले एक अमेरिकी ओपेरा गायक थे, जब उन्हें फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट करने के लिए कहा गया था। 78 1953 में मिस यूएसए का ताज पहनने वाली मर्ना हेंसन को एक कोरी की भूमिका के लिए चुना गया था। 79 छायांकन रथ दौड़ का दृश्य, जिसमें प्रयुक्त अत्यंत विस्तृत पहलू अनुपात 2.76:1 दर्शाया गया है। रॉबर्ट एल सुरेत्स, जिन्होंने 1950 के दशक की कई सबसे सफल महाकाव्यों को पहले ही फिल्माया था, को फिल्म के लिए छायाकार के रूप में काम पर रखा गया था। 80 फिल्म के निर्माण के आरंभ में जिम्बालिस्ट और अन्य एमजीएम अधिकारियों ने चित्र को वाइड स्क्रीन प्रारूप में फिल्माने का निर्णय लिया। वाइलर ने वाइड स्क्रीन प्रारूप को दृढ़ता से नापसंद किया। उन्होंने टिप्पणी की कि चित्र से कुछ भी बाहर नहीं है और आप इसे भर नहीं सकते। आपके पास या तो बहुत सारी खाली जगह होती है, या आपके पास 2 लोग बात कर रहे होते हैं और उनके चारों ओर दूसरों का झुंड होता है, जिनका दृश्य से कोई लेना देना नहीं होता है। आपकी नज़र बस जिज्ञासा से भटक जाती है। 81
कैमरे भी काफी बड़े, भारी और हिलाने में कठिन और समय लेने वाले थे। 81 इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सुरेत्स और वायलर ने फिल्म के लिए अत्यधिक विस्तृत चित्र बनाने के लिए वाइड स्क्रीन लेंस, फिल्म स्टॉक और प्रक्षेपण तकनीकों का उपयोग करने पर सहयोग किया। 82 वायलर को गहराई में रचना के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता था, एक दृश्य तकनीक जिसमें लोगों, प्रॉप्स और वास्तुकला को न केवल क्षैतिज रूप से बल्कि क्षेत्र की गहराई में भी रचा जाता है। उन्हें लंबे समय तक चलने वाले दृश्यों के लिए भी बहुत ज्यादा प्राथमिकता थी, जिसके दौरान उनके अभिनेता इस अत्यधिक विस्तृत स्थान के भीतर घूम सकते थे। 82 फिल्म को MGM कैमरा 65 इंच नामक प्रक्रिया में फिल्माया गया था। 1957 की रेनिट्री काउंटी इस प्रक्रिया का उपयोग करने वाली पहली MGM फिल्म थी। 83 MGM कैमरा 65 में 2:76 एक पहलू अनुपात के साथ विशेष 65 मिमी ईस्टमैन कलर फिल्म स्टॉक का इस्तेमाल किया गया था। 84 मिशेल कैमरा कंपनी द्वारा विकसित 70 मिमी एनामॉर्फिक कैमरा लेंस MGM द्वारा प्रस्तुत विनिर्देशों के अनुसार निर्मित किए गए थे। 85 ये लेंस फिल्म स्टॉक के छवि क्षेत्र पर फिट होने के लिए छवि को 1.25 गुना नीचे दबाते थे। 86 क्योंकि फिल्म को व्यक्तिगत थिएटरों की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सकता था, इसलिए मूवी हाउस को विशेष महंगे 70 मिमी प्रोजेक्शन उपकरण लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। 87 70 मिमी लेंसों में से 6, जिनमें से प्रत्येक की कीमत $1,00,000 थी, प्रोडक्शन द्वारा उपयोग के लिए रोम भेज दिए गए। 88 89 एल मुख्य फोटोग्राफी समुद्री युद्ध फिल्म के लिए बनाए गए पहले दृश्यों में से एक था। 109 जिसे नवंबर और दिसंबर 1957 में कैलिफोर्निया के कल्वर सिटी में MGM स्टूडियो के पीछे के लॉट में एक विशाल टैंक में लघु चित्रों का उपयोग करके फिल्माया गया था। 66 105 40 से अधिक लघु जहाज, 92 और 2 175 फुट 53 मीटर लंबी रोमन गैली, जिनमें से प्रत्येक समुद्र में चलने योग्य थी, लाइव एक्शन सेगमेंट के लिए बनाए गए थे। 54 जहाजों का निर्माण वास्तविक प्राचीन रोमन गैली के लिए इतालवी संग्रहालयों में मिली योजनाओं के आधार पर किया गया था। 104 समुद्री आकार की लहरें पैदा करने में सक्षम उपकरणों के साथ एक कृत्रिम झील को गैली को समायोजित करने के लिए सिनेसिटा स्टूडियो में बनाया गया था। 57 दृश्य को ज्यादा खूनी बनाने के लिए डनिंग ने इतालवी एक्स्ट्रा कलाकारों को ढूंढा जिनके अंग गायब थे, फिर मेकअप क्रू ने उन्हें नकली हड्डी और खून से रिग किया ताकि ऐसा लगे कि उन्होंने लड़ाई के दौरान एक हाथ या पैर खो दिया था। 109 जब डनिंग ने बाद में अपने स्वयं के फुटेज को संपादित किया, तो उन्होंने सुनिश्चित किया कि ये लोग इतने लंबे समय तक स्क्रीन पर न रहें कि दर्शक परेशान हो जाएं। 109 एन उपरोक्त डेक फुटेज को प्रोसेस शॉट्स और ट्रैवलिंग मैट का उपयोग करके लघु कार्य के साथ एकीकृत किया गया था। 111 सबसे भव्य सेटों में से एक क्विंटस एरियस का विला था, जिसमें 45 काम करने वाले फव्वारे और 8.9 मील 14.3 किलोमीटर पाइप शामिल थे। 104 रोम के धनी नागरिक और कुलीन लोग, जो अपने प्राचीन सुख को चित्रित करना चाहते थे, विला के दृश्यों में एक्स्ट्रा के रूप में काम करते थे। 56 105 यरूशलेम की प्राचीन शहर की सड़कों को फिर से बनाने के लिए 0.5 वर्ग मील 1.3 किलोमीटर 2 को कवर करने वाला एक विशाल सेट बनाया गया था। 19 जिसमें 75 फुट 23 मीटर ऊंचा जाफा गेट शामिल था। 105 सेट इतने विशाल और देखने में रोमांचक थे कि वे पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गए और विभिन्न फिल्मी सितारों ने उत्पादन के दौरान उनका दौरा किया। 19 112 विशाल सेट रोम के बाहरी इलाके से देखे जा सकते थे। सेटों को नष्ट करने में $1,25,000 की लागत आई। 57 लगभग सभी फिल्म निर्माण उपकरण इतालवी सरकार को सौंप दिए गए, जिसने इसे बेचा और निर्यात किया। 57 MGM ने कृत्रिम झील का शीर्षक सिनेसिटा को सौंप दिया। 57 MGM ने वेशभूषा और कृत्रिम झील की पृष्ठभूमि पर नियंत्रण बनाए रखा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका को वापस चला गया। 57 रथों को भी अमेरिका वापस कर दिया गया, जहां उनका उपयोग प्रचार के लिए किया गया। 57 आदमकद गैली और समुद्री डाकू जहाजों को प्रतिस्पर्धी स्टूडियो द्वारा इस्तेमाल किए जाने से रोकने के लिए उन्हें नष्ट कर दिया गया। 57 कुछ घोड़ों को उन लोगों ने गोद ले लिया जिन्होंने उन्हें प्रशिक्षित किया था, जबकि अन्य को बेच दिया गया था। 57 कई ऊंट, गधे और अन्य विदेशी जानवरों को यूरोप के सर्कस और चिड़ियाघरों को बेच दिया गया था। 57 संपादन
फिल्म के लिए कुल 1,100,000 फीट 3,40,000 मीटर फुटेज शूट की गई थी। 97 संपादक जॉन डी डनिंग के अनुसार फिल्म का पहला कट 4.5 घंटे लंबा था। 109 विलियम वाइलर ने कहा कि उनका लक्ष्य चलने का समय घटाकर 3.5 घंटे करना था। 113 डनिंग के अनुसार संपादन के सबसे कठिन फैसले यीशु मसीह से जुड़े दृश्यों के दौरान आए, क्योंकि इनमें लगभग कोई संवाद नहीं था और अधिकांश फुटेज विशुद्ध रूप से अभिनेताओं के रिएक्शन शॉट थे। 114 डनिंग का यह भी मानना था कि अंतिम कट में कोरी का दृश्य बहुत लंबा था और उसे ट्रिम करने की जरूरत थी। 70 मिमी फुटेज के प्रिंट होने से संपादन भी जटिल हो गया था। 115 जब फिल्म को उसके अंतिम रूप में संपादित किया गया तो यह 213 मिनट चली और इसमें केवल 19,000 फीट 5,800 मीटर फिल्म शामिल थी। 97 स्वर लिपि फिल्म का स्कोर मिक्लोस रोजा द्वारा रचित और संचालित किया गया था, जिन्होंने क्वो वादिस और 1950 के दशक की एमजीएम की अधिकांश ऐतिहासिक फिल्मों का स्कोर बनाया था। 116 रोजा ने ग्रीक और रोमन संगीत पर शोध किया, इस काम को प्रामाणिकता के लिए अपने स्कोर में शामिल किया। रोजा ने खुद 12 रिकॉर्डिंग सत्रों, जो 72 घंटों में फैला था, के दौरान 100 टुकड़े वाले एमजीएम सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा का निर्देशन किया था। साउंड ट्रैक को 6 चैनल स्टीरियो में रिकॉर्ड किया गया था। 107 फिल्म के लिए 3 घंटे से अधिक संगीत की रचना की गई थी। 117 और इसके 2.5 घंटे का अंत में उपयोग किया गया, जिससे यह उस समय किसी मोशन पिक्चर के लिए बना सबसे लंबा स्कोर बन गया। इसे आखिरकार 2021 में जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग के लगभग 4 घंटे लंबे स्कोर ने पीछे छोड़ दिया। 118 रोजा ने अपने स्कोर के लिए अपना तीसरा अकादमी पुरस्कार जीता। अधिकांश फिल्म संगीत साउंड ट्रैक की तरह इसे जनता के लिए एक अलग संगीत के रूप में आनंद लेने के लिए एक एल्बम के रूप में जारी किया गया था। स्कोर इतना लंबा था कि इसे 1959 में 3 एलपी रिकॉर्ड पर रिलीज करना पड़ा। हालांकि कार्लो सविना के साथ रोम के सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा का संचालन करने वाला एक एलपी संस्करण भी जारी किया गया था। इसके अलावा एक अधिक सुनने योग्य एल्बम प्रदान करने के लिए रोजा ने अपने स्कोर को बेनहर सूट में व्यवस्थित किया, जिसे 1959 में लायन रिकॉर्ड्स, एक एमजीएम सहायक कंपनी जिसने कम कीमत वाले रिकॉर्ड जारी किए, पर रिलीज किया गया था। 117 119 इसने बेनहर फिल्म संगीत स्कोर को न केवल अपनी संपूर्णता में बल्कि एक अलग एल्बम के रूप में रिलीज होने वाला पहला बना दिया। 118 बेनहर के स्कोर को रोजा के करियर का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। 120 बेनहर का संगीतमय साउंड ट्रैक 1970 के दशक के मध्य तक गहरा प्रभावशाली रहा, जब जॉन विलियम्स द्वारा जॉर्ज, स्टार वार्स और रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क जैसी फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया गया, जो संगीतकारों और फिल्म देखने वालों के बीच अधिक लोकप्रिय हो गया। 121 रोजा के स्कोर ने तब से कई उल्लेखनीय पुनर्रिलीज देखी है, जिसमें 1967 में कैपिटल रिकॉर्ड्स पर नूर्नबर्ग सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा द्वारा, 1977 में डेका रिकॉर्ड्स पर यूनाइटेड किंगडम के नेशनल फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा और कोरस द्वारा कई ट्रैक और 1991 में 2 सीडी सेट के रूप में सोनी म्यूजिक द्वारा पुनः जारी किया जाना शामिल है। 122 टैडलो म्यूजिक द्वारा 2017 में 2 सीडी का सेट जारी किया गया था, जिसमें सिटी ऑफ प्राग फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा और कोरस द्वारा संपूर्ण मोशन पिक्चर स्कोर शामिल था। अक्टूबर 1957 के आसपास सिनेसिटा स्टूडियो में प्री प्रोडक्शन शुरू हुआ। 23 एमजीएम कला विभाग ने फिल्म के लिए आवश्यक वेशभूषा, सेट, प्रॉप्स और अन्य वस्तुओं के 15,000 से अधिक स्केच और चित्र तैयार किए। केवल वेशभूषा के लिए 8,000 प्रत्येक आइटम की फोटोस्टेट की गई और उत्पादन डिजाइन टीम और फैब्रिकेटर द्वारा उपयोग के लिए उन्हें क्रॉस रेफरेंस और सूचीबद्ध किया। 91 अंततः 1 मिलियन से अधिक प्रॉप्स का निर्माण किया गया। 92 नवंबर 1957 के अंत तक क्विंटस एरियस के रोम में प्रवेश और समुद्री युद्ध के लिए लघुचित्रों का निर्माण कार्य चल रहा था। 1 एमजीएम लोकेशन स्काउट्स अगस्त 1957 में शूटिंग स्थानों की पहचान करने के लिए रोम पहुंचे। 93 अफ्रीका में लोकेशन शूटिंग सक्रिय रूप से विचाराधीन थी और जनवरी 1958 के मध्य में एमजीएम ने कहा कि उत्तरी अफ्रीका, बाद में लीबिया होने का पता चला, में फिल्मांकन 1 मार्च 1958 को शुरू होगा और वहां स्टूडियो के इस्तेमाल के लिए 200 ऊंट और 2,500 घोड़े पहले ही खरीदे जा चुके थे। 94 फिर उत्पादन 1 अप्रैल को रोम जाने के लिए निर्धारित किया गया था, जहां एंड्रयू मार्टन को दूसरी इकाई के निदेशक के रूप में काम पर रखा गया था। 95 1
यह स्पष्ट नहीं है कि इज़राइल में कोई सेकंड यूनिट फिल्मांकन हुआ था या नहीं। 8 जून 1958 को द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि सेकंड यूनिट के निर्देशक एंड्रयू मार्टन ने फुटेज फिल्माने के लिए देहात के ऊपर और नीचे घूमे थे। 96 हालांकि अमेरिकी फिल्म संस्थान का दावा है कि धार्मिक कारणों से इज़राइल में भी फिल्मांकन की अनुमति रद्द कर दी गई थी, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि कब, और यरूशलेम के पास नियोजित स्थान की शूटिंग से कोई फुटेज फिल्म में नहीं दिखाई दी। 1 मुख्य फोटोग्राफी 18 मई 1958 को रोम में शुरू हुई। 97 जब छायांकन शुरू हुआ तब स्क्रिप्ट अभी अधूरी थी, इसलिए वाइलर ने इसके केवल पहले 10 से 12 पृष्ठ ही पढ़े थे। 98 शूटिंग सप्ताह में 6 दिन में 12 से 14 घंटे तक चलती थी। रविवार को वाइलर कहानी सम्मेलनों के लिए फ्राई और जिम्बालिस्ट से मिलते थे। फिल्म की गति इतनी भीषण थी कि एक डॉक्टर को सेट पर लाया गया था ताकि जो कोई भी अनुरोध करता उसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन दिया जा सके। ऐसे शॉट जिनके बारे में वाइलर और उनके परिवार को बाद में संदेह हुआ कि उनमें एम्फेटामिन हो सकता है। 99 चीजों को गति देने के लिए वाइलर अक्सर मुख्य अभिनेताओं को पूरी पोशाक और मेकअप में स्टैंड बाय पर रखते थे। अभिनेत्रियों मार्था स्कॉट और कैथी ओडोनेल ने नवंबर 1958 का लगभग पूरा महीना कुष्ठ रोगियों के मेकअप और वेशभूषा में बिताया ताकि वाइलर कुष्ठ रोगियों के दृश्यों की शूटिंग कर सकें जब अन्य शॉट ठीक से नहीं हुए। 100 वाइलर हेस्टन के अभिनय से नाखुश थे। उन्हें लगा कि उन्होंने जूडा बेनहूर को एक विश्वसनीय चरित्र नहीं बनाया है, और हेस्टन को आई एम ए ज्यू को 16 बार फिर से शूट करना पड़ा। 101 शूटिंग में 9 महीने लगे, जिसमें अकेले रथ दौड़ दृश्य के लिए 3 महीने शामिल थे। 102 मुख्य फोटोग्राफी 7 जनवरी 1959 को क्रूज पर चढ़ाए जाने वाले दृश्य के फिल्मांकन के साथ समाप्त हुई, जिसे शूट करने में 4 दिन लगे। 21 90 उत्पादन डिजाइन प्रोडक्शन की मेजबानी के लिए इटली एमजीएम की शीर्ष पसंद था, हालांकि फ्रांस, मैक्सिको, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम सहित कई देशों पर भी विचार किया गया था। 103 रोम के बाहरी इलाके में 1937 में निर्मित एक बहुत बड़ी मोशन पिक्चर प्रोडक्शन सुविधा सिनेसिटा स्टूडियो को प्राथमिक शूटिंग स्थान के रूप में शुरू में ही पहचान लिया गया था। 23 जिम्बालिस्ट ने फिल्म की देखरेख के लिए वाइलर के दीर्घकालिक उत्पादन पर्यवेक्षक हेनरी हेनिक्सन को काम पर रखा और कला निर्देशक विलियम ए हॉर्निंग और एडवर्ड कार्फेग्नो ने फिल्म का समग्र रूप बनाया, जो उत्पादन के लिए पहले से ही पूरा किए गए 5 साल से अधिक के शोध पर निर्भर था। 104 स्टूडियो तकनीशियनों का एक कंकाल दल सिनेसिटा साउंड स्टेज और बैक लॉट तैयार करने के लिए 1956 की गर्मियों में पहुंचा। 103 बेन-हर उत्पादन में 148 एकड़ 60 हेक्टेयर और 9 ध्वनि चरणों में फैले 300 सेटों का उपयोग किया गया। 105 1951 में क्वो वादी से अभी भी खड़े कई सेटों का नवीनीकरण किया गया और बेनहर के लिए इस्तेमाल किया गया। 105 उत्पादन के अंत तक 1,000 पाउंड 4,50,000 किलोग्राम से अधिक प्लास्टर और 40,000 क्यूबिक फीट 1,100 m3 लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। 57 106 बजट में 1 लाख से अधिक पोशाकें और 1,000 कवच बनाने, 10,000 अतिरिक्त लोगों की भर्ती और सैकड़ों ऊंट, गधे, घोड़े और भेड़ों की खरीद की मांग की गई। 24 53 कॉस्ट्यूम डिजाइनर एलिजाबेथ हेफेंडे ने 100 वार्डरोब फैब्रिकेटर के एक स्टाफ की देखरेख की, जिन्होंने फिल्मांकन शुरू होने से 1 साल पहले फिल्म के लिए पोशाकें बनाना शुरू कर दिया था। विशेष रेशम थाईलैंड से आयात किया गया था, कवच पश्चिम जर्मनी में निर्मित किया गया था और ऊनी कपड़े यूनाइटेड किंगडम और दक्षिण अमेरिका के विभिन्न देशों में बनाए और कढ़ाई किए गए थे। कई चमड़े के सामान यूनाइटेड किंगडम में भी हाथ से बनाए गए थे, जबकि इतालवी शोमेकर्स ने जूते और बूट बनाए थे। वेशभूषा के लिए लेस फ्रांस से आया था, जबकि पोशाक के गहने स्विट्जरलैंड से खरीदे गए थे। 107 उत्पादन के लिए विग और दाढ़ी बनाने के लिए इटली के पीडमोंट क्षेत्र की महिलाओं द्वारा 400 पाउंड 180 किलोग्राम से अधिक बाल दान किए गए थे। 108 54 रोम से 40 मील 64 किलोमीटर दूर आर्किनाजो रोमानो का पहाड़ी गांव नाजरेत शहर के लिए एक स्टैंडिंग के रूप में कार्य करता था। 51 अंजियो के पास के समुद्र तटों का भी उपयोग किया गया था। 92 और शहर के दक्षिण में गुफाएं कुष्ठरोगियों की कॉलोनी के रूप में कार्य करती थीं। 100 एरिजोना में कुछ अतिरिक्त रेगिस्तानी पैनोरमा शूट किए गए थे और एमजीएम स्टूडियो में कुछ क्लोजअप इंसर्ट लिए गए थे, जिनकी अंतिम तस्वीरें 3 फरवरी
1958 को खींची गई थीं। $14.7 मिलियन के बड़े विपणन प्रयास ने बेनहर को बढ़ावा देने में मदद की। 151 MGM ने एक विशेष बेनहर अनुसंधान विभाग की स्थापना की, जिसने फिल्म में किशोरों की रुचि का आकलन करने के लिए 47 अमेरिकी शहरों में 2000 से अधिक उच्च विद्यालयों का सर्वेक्षण किया। 152 एक हाई स्कूल अध्ययन मार्गदर्शिका भी बनाई गई और वितरित की गई। 152 सिंडलिंगर एंड कंपनी को विपणन अभियान के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण करने के लिए काम पर रखा गया था। 153 1959 और 1960 में $20 मिलियन से अधिक की कैंडी, रथ के आकार में बच्चों की तिफिया साइकिलें, गाउन, हेयर बेरेट, गहने की वस्तुएं, पुरुषों की टाई, इत्र की बोतलें, बेनहर और बेनहिस तौलिए, खिलौना कवच, हेलमेट और तलवारें, छाते और उपन्यास के हार्डबैक और पेपरबैक संस्करण कवर कला के साथ फिल्म से जुड़े बेचे गए। 102 116 बेनहर का प्रीमियर 18 नवंबर 1959 को न्यूयॉर्क शहर के लोव स्टेट थिएटर में हुआ था। प्रीमियर में विलियम वाइलर, चार्लटन हेस्टन, स्टीफन बॉयड, हया हरारेत, मार्था स्कॉट, रेमन नोवारो, जिन्होंने 1925 के मूक फिल्म संस्करण में जुडाह बेनहर की भूमिका निभाई थी, स्पायरोस कोरास, 20वीं सेंचुरी फॉक्स के अध्यक्ष, बार्नी बालाबन, पैरामाउंट पिक्चर्स के अध्यक्ष, जैक एल वार्नर, वार्नर ब्रदर्स के अध्यक्ष, लियोनार्ड गोल्डेनसन, अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के अध्यक्ष, मॉस हार्ट, नाटककार, रॉबर्ट किंटनर, ABC टेलीविजन के एग्जीक्यूटिव, सिडनी किंग्सले, नाटककार और एडोल्फ जुकोर, पैरामाउंट पिक्चर्स के संस्थापक, मौजूद थे। 154 स्वागत बॉक्स ऑफिस। अपनी प्रारंभिक रिलीज के दौरान फिल्म ने उत्तरी अमेरिकी थिएटर किराए, बॉक्स ऑफिस पर वितरक का हिस्सा में $33.6 मिलियन कमाए, जिससे बॉक्स ऑफिस की बिक्री में लगभग $74.7 मिलियन का उत्पादन हुआ। यह 6 महीने तक मासिक US बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 थी। 155 उत्तरी अमेरिका के बाहर इसने किराए में $32.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर लगभग $72.2 मिलियन कमाए। दुनिया भर में कुल $66.1 मिलियन किराए की कमाई के लिए, जो बॉक्स ऑफिस प्राप्तियों में लगभग $146.9 मिलियन के बराबर है। 151 यह सबसे तेजी से कमाई करने वाली फिल्म थी। 19 और साथ ही 1959 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 156 इस प्रक्रिया में गॉन विद द विंड के बाद उस समय दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 157 158 159 बेनहर ने MGM को वित्तीय आपदा से बचाया। 160 अपनी प्रारंभिक रिलीज पर 20,409,000 का लाभ कमाया। 4 और 1969 में फिर से रिलीज होने पर 10.1 मिलियन का लाभ कमाया। 1989 तक बेनहर ने दुनिया भर में सिनेमाघरों में $90 मिलियन कमाए थे। 161 आलोचनात्मक स्वीकार्यता। बेनहर को रिलीज होने पर बहुत ज्यादा सकारात्मक समीक्षाएं मिलीं। 162 द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखते हुए बॉस्ली क्रॉथर ने बेनहर को एक उल्लेखनीय बुद्धिमान और मनोरंजक मानवीय नाटक कहा। 163 अभिनय और विलियम वाइलर के करीब करीब निर्देशन की प्रशंसा करते हुए उन्होंने रथ दौड़ की भी बहुत प्रशंसा की। इस चित्र की रथ दौड़ के साथ तुलना करने के लिए फिल्मों में शायद ही कुछ रहा हो। यह शक्तिशाली सेटिंग, घोड़ों और मनुष्यों द्वारा रोमांचकारी कार्रवाई, मनोरम अवलोकन और नाटकीय ध्वनि के जबरदस्त उपयोग का एक आश्चर्यजनक परिसर है। 163 यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल के लिए लिखते हुए जैक गेवर ने भी अभिनय की प्रशंसा की, इसे वास्तविक गर्मजोशी और उत्साह और बेहतरीन अभिनय वाले अंतरंग दृश्यों से भरा हुआ बताया। 164 लॉस एंजल्स टाइम्स के फिलिप के शेउर ने इसे शानदार, प्रेरणादायक, भयानक, रोमांचकारी और अन्य सभी विशेषण जो आप इसके बारे में पढ़ रहे हैं, कहा। 165 उन्होंने संपादन को आमतौर पर विशेषज्ञ भी कहा, हालांकि कई बार अचानक। 165 वैरायटी के लिए लिखते हुए रोनाल्ड होलोवे ने बेनहूर को एक शानदार उपलब्धि कहा, जो मास्टर कारीगरों द्वारा मोशन पिक्चर कला के शानदार मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है, और निष्कर्ष निकाला कि गॉन विद द विंड, मेट्रो का अपना चैंपियन ऑल टाइम टॉप ग्रॉसर, अंत पीछे हटना होगा। 166 रथ दौड़ संभवतः फिल्म अभिलेखागार में एक एक्शन सीक्वेंस को रिकॉर्ड करने के लिए मोशन पिक्चर कैमरे के उपयोग के बेहतरीन उदाहरण के रूप में संरक्षित की जाएगी।
एंड्रयू मार्टन और याकिमा कैनथ द्वारा निर्देशित यह दौड़ लगभग 40 मिनट का प्रतिनिधित्व करती है। सिक आर सबसे रोमांचकारी रोमांच जो फिल्म दर्शकों ने कभी देखा है। बेनहर ने 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी जीते, सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता स्टीफन बॉयड के लिए मोशन पिक्चर और एक विशेष उपलब्धि पुरस्कार प्राप्त किया, जो रथ दौड़ अनुक्रम के निर्देशन के लिए एंड्रयू मार्टन के पास गया। 178 हेस्टन को मोशन पिक्चर ड्रामा श्रेणी में एक अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन वह जीत नहीं पाए। इस पिक्चर ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए बाफ्टा पुरस्कार, 179 सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्किल पुरस्कार, 180 और विलियम वाइलर के उत्कृष्ट निर्देशन के लिए मोशन पिक्चर में उत्कृष्ट निर्देशकीय उपलब्धि के लिए डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका पुरस्कार भी जीता। 181 बेनहर अमेरिकी फिल्म संस्थान द्वारा तैयार की गई कई सर्वश्रेष्ठ सूचियों में भी शामिल है, जो 1967 में नेशनल एंडोमेंट फॉर द आर्ट्स द्वारा बनाया गया एक स्वतंत्र गैर-लाभकारी संगठन है। AFI 100 ईयर्स सीरीज 1500 से ज़्यादा कलाकारों, विद्वानों, आलोचकों और इतिहासकारों की जूरी द्वारा बनाई गई थी, जिसमें फिल्मों का चयन समय के साथ फिल्म की लोकप्रियता, ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक प्रभाव के आधार पर किया गया था। बेनहर 100 मूवीज में 72, 100 थ्रिल्स में 49, फिल्म स्कोर में 21, 100 चीयर्स में 56 और AFI की 10 शीर्ष 10 महाकाव्य फिल्म सूचियों में 2 पर दिखाई दी। 2004 में राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण बोर्ड ने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण मोशन पिक्चर होने के कारण राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री द्वारा संरक्षण के लिए बेनहर का चयन किया। 182 इसे एम्पायर की 500 सर्वकालिक महानतम फिल्मों में 491वें नंबर पर सूचीबद्ध किया गया था। 183 इस फिल्म को वेटिकन द्वारा 1995 में संकलित महत्वपूर्ण फिल्मों की सूची में धर्म की श्रेणी में शामिल किया गया था। 184 प्रसारण फिल्म का पहला प्रसारण रविवार 14 फरवरी 1971 को हुआ। 185 हॉलीवुड फिल्म के लिए टेलीविजन पर पहली बार इसे CBS द्वारा एक ही शाम में 5 घंटे विज्ञापनों सहित प्रसारित किया गया। 186 उस शाम के लिए उस नेटवर्क के सभी नियमित कार्यक्रमों को रोक दिया गया। इसे 37.1 औसत रेटिंग के लिए 85.82 मिलियन लोगों ने देखा। 187 यह उस समय टेलीविजन पर दिखाई गई सबसे अधिक रेटिंग वाली फिल्मों में से एक थी, द बर्ड्स और ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई के प्रसारण प्रीमियर के पीछे। 188 189 190 होम मीडिया बेनहर को कई मौकों पर होम वीडियो पर रिलीज किया गया है। 13 मार्च 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 तरफा सिंगल डिस्क वाइड स्क्रीन रिलीज हुई। 150 इस रिलीज में कई फीचर शामिल थे, जिसमें चार्लटन हेस्टन की एक टिप्पणी, एक मेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्री, 1993 में लेजर डिस्क रिलीज के लिए बनाई गई स्क्रीन टेस्ट और एक फोटो गैलरी शामिल थी। 150 इस संस्करण को इसके तुरंत बाद अन्य देशों में 2 डिस्क सेट के रूप में रिलीज किया गया। फिल्म ने 13 सितंबर 2005 को एक और DVD रिलीज देखी। 191 इस 4 डिस्क संस्करण में रीमास्टर्ड चित्र और ऑडियो, एक अतिरिक्त टिप्पणी, 2 अतिरिक्त फीचर और बेनहर के 1925 के मूक संस्करण का एक पूर्ण संस्करण शामिल था। 191 फिल्म को भी 2 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें पहली और दूसरी डिस्क में क्रमशः पहला और दूसरा भाग था। 192 2002 में अमेरिका में जारी एक बॉक्स्ड डीलक्स संस्करण में लॉबी कार्ड के पोस्टकार्ड आकार के पुनर्मुद्रण, कलाकारों के मशीन पुनरुत्पादित ऑटोग्राफ के साथ पोस्टकार्ड आकार के काले और सफ़ेद चित्र, फिल्म से एक मैट फ्रेमयुक्त रंगीन छवि जिसके नीचे एक 35 मिमी फिल्म फ्रेम लगा हुआ है, और एक 27 बाई 40 इंच 69 बाई 102 सेंटीमीटर प्रजन फिल्म पोस्टर शामिल थे। 193 2011 में वार्नर होम वीडियो ने ब्लूरे डिस्क और DVD पर 50वीं वर्षगांठ संस्करण जारी किया, जिससे यह पहली होम रिलीज बन गई जहां फिल्म अपने मूल पहलू अनुपात पर मौजूद है। 194 इस रिलीज के लिए फिल्म को मूल 65 मिमी नेगेटिव के 8 के स्कैन से फ्रेम दर फ्रेम पूरी तरह से बहाल किया गया था। बहाली की लागत $1 मिलियन थी और यह वार्नर ब्रदर्स द्वारा किए गए अब तक के सबसे उच्च रिजोल्यूशन बहाली में से एक थी। 195 एक नया संगीत साउंड ट्रैक केवल विकल्प और 6 नए फीचर, जिनमें से एक घंटे लंबा था, भी शामिल किए गए थे। 196
रूपांतरों। कॉमिक बुक डेल फॉर कलर 1052 नवंबर 1959 197 198 32 पेज पूरे रंग में, साथ ही कवर भी डेल पब्लिशिंग कंपनी इंक द्वारा प्रकाशित वेस्टर्न प्रिंटिंग एंड लिथोग्राफिंग कंपनी द्वारा डिजाइन और निर्मित कॉपीराइट 1959 लोव्स इनकॉर्पोरेटेड द्वारा कवर पेंटिंग सैम सेविद द्वारा रस मैनिंग द्वारा चित्रित अधिकृत मूवी टाइन वीडियो गेम बेनहर ब्लर ऑफ ब्रेव्स जनवरी 2003 प्लेस्टेशन 2 माइक्रोइड्स द्वारा विकसित और प्रकाशित रथ रेसिंग गेम। क्राउथर को लगा कि फिल्म बहुत लंबी है। 163 श्यूअर ने आमतौर पर फिल्म की प्रशंसा करते हुए महसूस किया कि इसकी सबसे बड़ी खामी अतिशयोक्ति थी और यह कि यह उन बिंदुओं पर बहुत बाद में भी जोर देती है जो बनने के काफी समय बाद भी बने थे। उन्होंने गैली रोइंग सीक्वेंस, यीशु की क्रूज पर चढ़ने की जगह की यात्रा और कुष्ठ रोगियों से जुड़े लगभग सभी सीक्वेंस को अलग से बताया। उन्होंने चार्लटन हेस्टन की भी हल्की आलोचना की क्योंकि वे भावनात्मक रूप से ज्यादा शारीरिक रूप से सम्मोहक थे। 165 द न्यू यॉर्कर के जॉन मैककार्टन हेस्टन के बारे में ज्यादा आलोचनात्मक थे। उन्होंने लिखा कि वे अंग्रेजी ऐसे बोलते हैं जैसे उन्होंने इसे रिकॉर्ड से सीखा हो। 167 फिल्म समीक्षक ड्वाइट मैकडोनाल्ड भी काफी हद तक नकारात्मक थे। 162 उन्हें फिल्म इतनी असंबद्ध और लंबी लगी कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई मोटर चालक रेलरोड क्रॉसिंग पर फंस गया हो जबकि एक लंबी मालगाड़ी धीरे धीरे गुजर रही हो। 168 टाइम आउट के लिए लिखते हुए ब्रिटिश फिल्म समीक्षक जॉन पिम ने फिल्म को 4 घंटे का संडे स्कूल का पाठ कहा। 169 कई फ्रांसीसी और अमेरिकी फिल्म समीक्षकों ने जो ऑट्यूर सिद्धांत को मानते थे, उन्होंने फिल्म को अपने इस विश्वास की पुष्टि के रूप में देखा कि विलियम वायलर एक गंभीर कलाकार के बजाय केवल एक व्यावसायिक शिल्पकार थे। 32 दिसंबर 1959 में लंदन संडे टाइम्स के लिए अपनी समीक्षा में अनुभवी ब्रिटिश फिल्म समीक्षक डिलिस पॉवेल ने कई गंभीर आपत्तियां व्यक्त कीं, लेकिन फिर भी फिल्म की प्रशंसा की। यह दुनिया की सबसे अच्छी रथ दौड़ है और इसमें कोई संदेह नहीं है। अब तक सभी ने ऐसा कहा है और मेरी एकमात्र उम्मीद यह है कि प्रशंसा में विशेष बल हो सकता है जब यह किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त हो जो रथ दौड़ को नापसंद करता है, बाइबल की कल्पना से दूर भागता है और फिल्मों से घृणा करता है जिसमें क्रूसीफिकेशन भी शामिल है। इस लंबी भव्य फिल्म के कुछ हिस्सों के रंग, इसकी चमकदार तीखी छवियां, इसकी आश्चर्यजनक झलक और इसका आकार, मैं शिकायत नहीं कर सकता। मुझे अभी भी लगता है कि यह पूरी फिल्म मेरे लिए अजनबी है। फिर भी अगर हमें इस तरह की फिल्में बनानी ही है तो यह फिल्म ही है। आखिरकार शानदार दृश्य तो बने ही रहते हैं। समुद्री युद्ध, ट्रायम्फ, एक शानदार तूफान और जाहिर है रथ दौड़ एक ऐसा दृश्य जिसे बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है, बेहतरीन तरीके से संपादित किया गया है, हर तरह से बेहतरीन है। मैंने कभी भी इस तरह की कोई फिल्म नहीं देखी जो रोमांच के लिए काफी हो। 170 समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज ने बताया कि 85% आलोचकों ने 54 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को सकारात्मक समीक्षा दी है, जिसकी औसत रेटिंग 8.20 है। आलोचकों की आम सहमति कहती है, असमान, लेकिन महाकाव्य दायरे और भव्य तमाशे के मामले में बेनहूर अभी भी हॉलीवुड के शुद्ध मनोरंजन के बेहतरीन उदाहरणों में शुमार है। 171 मेटाक्रिटिक पर 9 आलोचकों के आधार पर फिल्म का भारित औसत स्कोर 100 में से 90 है, जो सार्वभौमिक प्रशंसा दर्शाता है। 172 जापानी फिल्म निर्माता अकीरा कुरोसावा ने इस फिल्म को अपनी 100 पसंदीदा फिल्मों में से एक बताया। 173 पुरस्कार 32वें अकादमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म सैम जिम्बालिस्ट, मरणोपरांत पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विलियम वायलर, सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता चार्लटन हेस्टन, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ह्यू ग्रिफिथ, सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन सेट सजावट रंग एडवर्ड सी कारफैग्नो और विलियम ए हॉर्निंग, मरणोपरांत पुरस्कार, कला निर्देशन ह्यूग हंट, सेट सजावट, सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी कलर रॉबर्ट एल सुरेत्स, सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन रंग एलिजाबेथ हेफेंडेन, सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन जॉन डी डनिंग और राल्फ ई विंटर्स, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि रिकॉर्डिंग फ्रैंकलिन मिल्टन, एमजीएम स्टूडियो साउंड डिपार्टमेंट,
सर्वश्रेष्ठ संगीत, नाटकीय या हास्य चित्र का स्कोरिंग, मिक्लोस रोजा। सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभाव, ए अर्नोल्ड गिलेस्पी, रॉबर्ट मैकडोनाल्ड और मिलो लोरी। 17वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, विलियम वायलर। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, मोशन पिक्चर, स्टीफन बॉयड। बेनहर को 12 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था और उसने अभूतपूर्व 11 पुरस्कार जीते। 2023 तक केवल 1998 में टाइटैनिक और 2004 में द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द रिटर्न ऑफ द किंग ने फिल्म की जीत की बराबरी की है। 174, 175, एकमात्र श्रेणी जिसमें बेनहर नहीं जीत पाई वह सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा, रूम ए द टॉप से हारना थी और अधिकांश पर्यवेक्षकों ने इसे लेखन क्रेडिट पर विवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया। 21, 176, एमजीएम और पैनाविजन ने कैमरा 65 फोटोग्राफिक प्रक्रिया विकसित करने के लिए मार्च 1960 में एक विशेष तकनीकी ऑस्कर साझा किया। 177, रैंडम हार्वेस्ट, 1942 उदास स्माइली लेरॉय और निर्माता सिडनी फ्रैंकलिन ने गार्सन को साथी ब्रिटन रोनाल्ड कोलमैन एक रोमांस में जोड़ा जो एक WWI युद्ध के दिग्गज द्वारा पीड़ित नैदानिक भूलने की बीमारी को दर्शाता है। 156, गार्सन की शिष्ट और काफी हद तक अलैंगिक स्क्रीन छवि, एमजीएम की पवित्र सदाचार की पहली महिला, जिसे लुइस बी. मेयर को लेरॉय की कम संकोची गार्सन द्वारा आवेगी स्कॉटिश लड़की पाउला के रूप में प्रतिवाद किया जाता है। 157, लेरॉय की धीमी कथात्मक गति, सेटिंग्स की भव्यता, भरपूर संगीत स्कोर और संतुलित संपादन एमजीएम उत्पादन मूल्यों के प्रति उनके लगाव को दर्शाता है और स्टाइलिश रैंडम हार्वेस्ट को वार्नर ब्रदर्स में उनके काम से अलग करता है। 158, मैडम क्यूरी, 1943 उदास स्माइली नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक मैरी क्यूरी को चित्रित करने वाली लेरॉय की भव्य और लंबी जीवनी। 159 के बारे में 160 आलोचक हिघम और ग्रीनबर्ग ये टिप्पणियां करते हैं। पैसे की बरसात और दर्शकों की संख्या में वृद्धि के साथ 40 के दशक में स्टूडियो पहले से कहीं ज्यादा प्रतिष्ठा निर्माण में शामिल हो सकते थे। महान और प्रसिद्ध लोगों के जीवन हमेशा की तरह आकर्षक सामग्री साबित हुए। लेखकों, संतों, राजनेताओं, वैज्ञानिकों, आविष्कारकों और दिग्गजों को ठोस श्रद्धांजलि मिली, भले ही बहुत सटीक न हो। 161, लेरॉय और निर्माता सिडनी फ्रैंकलिन ने फिल्म के उच्चस्तरीय विषय रेडियम आइसोटोप की वीरतापूर्ण खोज को जनता के लिए दिलचस्प बनाने के लिए एक वास्तविक प्रयास किया, विषय को रोमांटिक बनाने और सरल बनाने का सहारा लिया। 162, 163, मैडम क्यूरी उन 9 फिल्मों में से एक थी जिसमें गार्सन को मुख्य अभिनेता पिजन के साथ कास्ट किया गया था। बड़ी फोगेल्सन से विवाहित, गार्सन ने एमजीएम सेट पर दिन के समय की मिसेज पिजन की उपाधि अर्जित की। 164, 165, डिजायर मी, 1946 उदास स्माइली लेरॉय ने गार्सन और रॉबर्ट मिचम जॉर्ज कुकर की डिजायर मी को, लेकिन सड़ी हुई स्क्रिप्ट, एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसका कोई मतलब नहीं था, की निंदा करते हुए फिल्म को छोड़ दिया। क्रेडिट में न तो कुकर और न ही लेरॉय दिखाई दिए। 166, 167, स्ट्रेंज लेडी इन टाउन, 1955 वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो में निर्देशक निर्माता के रूप में लौटने के बाद लेरॉय की पहली फिल्म। गार्सन, जिन्हें एमजीएम ने इंटरप्टेड मेलोडी में मार्जोरी लॉरेंस की, ने वार्नर के साथ स्ट्रेंज लेडी इन टाउन जो सांता फे, न्यू मैक्सिको में सेट एक पश्चिमी फिल्म थी और गार्सन की संतुष्टि के लिए घोड़ों और सूर्यास्तों से संपन्न थी। डाना एंड्रयूज सह कलाकार है। 168, युद्धकालीन प्रचार, 1944 से 1945, द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम वर्षों में लेरॉय ने घरेलू और विदेशी स्तर पर अमेरिकी युद्ध प्रयासों को नाटकीय रूप से दर्शाने वाली प्रचार फिल्मों का निर्देशन किया। 169, 170, 30 सेकंड्स ओवर टोक्यो, 1944, 1942 में टोक्यो पर 16B-25 विमानों द्वारा किए गए अमेरिकी बमबारी मिशन की कहानी कहता है, जिसका समन्वय लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स एच. डूलिटल, स्पेंसर ट्रेसी ने किया था। लेरॉय ने वायुसैनिकों और उनके जीवन साथियों के निजी जीवन को प्रस्तुत करने के प्रयास में फ्लैशबैक का उपयोग किया है, जिसमें एक भावनात्मक रूप से गढ़ा गया दृश्य भी शामिल है, जिसमें घायल लेफ्टिनेंट टेड डब्ल्यू. लॉसन, वैन जॉनसन का पैर काट दिया जाता है। 171, 172, होमफ्रंट के लिए मनोबल बनाने वाले के रूप में कल्पना की गई 30 सेकंड्स ओवर टोक्यो,
जिसकी पटकथा डाल्टन ट्रम्बो ने लिखी है, में गुंजाइश और संगठन की कमी है, और आलोचक किंग्सले कैनहम के अनुसार यह निर्देशक जॉन क्रॉमवेल की 1943 की सिंग्स यू वेंट अवे से प्रतिकूल रूप से तुलना करती है। 173, 174, 175 चीनी छापामारों द्वारा गिराए गए अमेरिकी फ्लायर्स के बचाव के दृश्यों को अमेरिकी लोगों और उनके साहसी चीनी सहयोगियों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया था, और इसमें एक मिशन अस्पताल में चीनी बच्चों के साथ कैथरीन ली बेट्स के देशभक्ति गान अमेरिका द ब्यूटीफुल के गायन के साथ एयरमैन को सम्मानित करने का दृश्य शामिल है। 176, 177 द हाउस आई लिव इन 1945 लघु वृत्तचित्र। लेरॉय ने अपने संस्मरण टेक 1 की 1945 में फ्रैंक सिनात्रा ने बेल मीरोपोल द हाउस आई लिव इन। लेरॉय ने इसे एक योग्य परियोजना और युद्ध के वर्षों के दौरान करने के लिए एक अच्छी बात माना। पटक था अल्बर्ट माल्ट और फ्रैंक रॉसौर लेरॉय द्वारा निर्मित की गई थी, जिन्होंने निर्देशन भी किया था। 178, 179, 180 द हाउस आई लिव इन ने लेरॉय को लघु फिल्म में निर्माता के रूप में उनकी भूमिका के लिए एक विशेष ऑस्कर दिलाया। यह एकमात्र अकादमी पुरस्कार था जिसे उन्होंने कभी प्राप्त किया। 181, 182 द हाउस आई लिव इन में लेरॉय के योगदान की सराहना में फ्रैंक सिनात्रा ने उन्हें एक पदक प्रदान किया, जिसमें एक तरफ यहूदी स्टार ऑफ डेविड और दूसरी तरफ सेंट क्रिस्टोफर पदक था। 183 1940 के दशक में युद्धोत्तर हॉलीवुड फिल्म उद्योग द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में उत्पादकता, लाभप्रदता और लोकप्रियता में अपने चरम पर पहुंच गया। स्टूडियो ने सामूहिक रूप से 1946 में अपने सबसे लाभदायक वर्ष का आनंद लिया, जिसमें सकल आय $1.75 बिलियन तक पहुंच गई। 184 दशक के अंतिम वर्षों में संगठित श्रमिकों ने लंबी हड़तालों के माध्यम से 25% की वेतन वृद्धि हासिल की। विदेशी बाजारों ने हॉलीवुड फिल्मों पर भारी कर लगाए। स्टूडियो ने फिल्म निर्माण पर खर्च में कटौती करके और बड़े पैमाने पर छंटनी का आदेश देकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। 185 इतिहासकार हाइम और ग्रीनबर्ग हॉलीवुड फिल्मों पर गुणात्मक प्रभाव का वर्णन करते हैं। अचानक अर्थव्यवस्था में आई उथल-पुथल ने हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया। बजट में कटौती की गई, भीड़-भाड़ वाले दृश्यों को कम किया गया, बड़े और महंगे सेटों वाले महाकाव्यों को छोड़ दिया गया और भव्य उत्पादन मूल्यों के बजाय कहानी और यथार्थवाद पर जोर देने वाली कहानियों को प्राथमिकता दी गई। दक्षता हर जगह मुख्य मुद्दा थी। 186 पहले की चमकदार प्रस्तुतियों को अक्सर कम बजट वाली श्वेतश्याम फिल्मों से बदल दिया जाता था, जिनमें महंगी ऑन लोकेशन साइटों के बजाय छोटे कलाकारों को काम पर रखा जाता था और इंडोर स्टेज का इस्तेमाल किया जाता था। 186 वित्तीय संकट को और बढ़ाने वाला रेड स्केयर था, जो हॉलीवुड में कथित कम्युनिस्ट प्रभाव के खिलाफ शुरू किया गया था। 187 प्रमुख स्टूडियो अधिकारियों ने हाउस अन-अमेरिकन एक्टिविटीज कमेटी (HUAC) के सहयोग से कई प्रतिभाशाली लोगों को निष्कासित कर दिया। प्रोडक्शन में कम्युनिस्ट कंटेंट को शामिल करने के आरोप में वामपंथी पटकथा लेखकों, निर्देशकों और अभिनेताओं के जाने से एक रचनात्मक तत्व खत्म हो गया, जिसने सालों तक हॉलीवुड पिक्चर्स की सफलता में योगदान दिया था। कुछ वित्तीय हलकों और कम्युनिस्ट विरोधी प्रतिष्ठानों में इन सफाई को उद्योग में श्रमिक उग्रवाद के लिए एक आवश्यक सुधार माना जाता था। कुछ पर्यवेक्षकों के लिए ब्लैकलिस्ट एक लंबे समय से लंबित घर की सफाई प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता था, दूसरों के लिए इसका मतलब डर, विश्वासघात और डायन शिकार उन्माद के युग की शुरुआत थी। 188 मैं अमेरिका का बहुत समर्थक हूं और मुझे यह पता चल गया था कि कुछ कम्युनिस्ट प्रचार फिल्मों में घुस रहा है। मुझे लगा कि इसे जड़ से उखाड़ना एक अच्छी बात है, लेकिन मैं इस बात की निंदा करता हूं कि जड़ से उखाड़ने की प्रक्रिया में जो ज्यादतियां हुईं, ऐसे लेखक थे जो कथित तौर पर हॉलीवुड की ब्लैकलिस्ट में थे जिन पर मुझे भरोसा था। मैंने 1945 में 30 सेकंड्स ओवर टोक्यो के लिए हॉलीवुड के 10 लेखकों में से एक डाल्टन ट्रम्बो को लेखक के रूप में इस्तेमाल किया था। उन्होंने मेरे लिए एक बेहतरीन अमेरिकी कहानी तैयार की और इसमें किसी भी विध्वंसकारी चीज का जरा भी संकेत नहीं था। द रेड स्केयर मानवीय संबंधों के लिए एक दुखद दौर था। डर और आत्मरक्षा के कारण पुरुष और महिलाएं अपने दोस्तों, यहां तक कि अपने पति या पत्नी के बारे में भी जानकारी देते थे। 189 40 के दशक के अंत तक कलात्मक प्रतिभा का पलायन, उभरता हुआ टेलीविजन उद्योग और मुकदमेबाजी जिसके कारण स्टूडियो एकाधिकार कमजोर हो गया, ने फिल्म उद्योग को अस्थिर कर दिया,
जिससे हॉलीवुड फिल्म साम्राज्य की अब तक की असीमित शक्ति और लाभप्रदता में गिरावट शुरू हो गई। 190, 191। हास्य, मेलोड्रामा और साहित्यिक रीमेक 1946 से 1950। विदाउट रिजर्वेशन 1946 उदास स्माइली लेरॉय की युद्ध के बाद की फिल्में क्लॉडेट कोलबर्ट की फिल्म इट हैपेंड वन नाइट 1934 में उनकी भूमिका की याद दिलाती है से शुरू हुईं, जिसमें जॉन वेन ने रस्टी की भूमिका निभाई जो एक असामान्य रोमांटिक कॉमेडी भूमिका थी। कोलबर्ट किट के रूप में यादगार और हल्के फुल्के अपवित्र वाक्यांश का उच्चारण करते हैं। धन्यवाद भगवान, मैं इसे यहाँ से ले लूँगा। यह जेन एलन और मे लिविंगस्टन द्वारा लिखी गई पुस्तक का शीर्षक भी है जिस पर फिल्म आधारित है। 192, 193। होमकमिंग 1948 उदास स्माइली निर्देशक विलियम वायलर की 1946 की द बेस्ट ईयर्स ऑफ आवर लाइव्स की तरह लेरॉय की होमकमिंग एक पूर्व सैनिक के नागरिक जीवन में पुनः समायोजन को नाटकीय रूप से प्रस्तुत करती है। यह फिल्म सिडनी किंग्सले के उपन्यास द होमकमिंग ऑफ यूलिसिस 1944 पर आधारित है, जो होमर के प्राचीन ग्रीक महाकाव्य क्लार्क गेबल नैनी बैक्स्टर द्वारा निभाई गई अपनी अलग हो चुकी पत्नी के साथ संबंध आसान हो जाते हैं। गेबल के साथ अपनी तीसरी फिल्म जोड़ी में लेन टर्नर ने एक असामान्य रूप से अनाकर्षक लेफ्टिनेंट चेन स्नैपशॉट मैककॉल की भूमिका निभाई है। 194, 195। लिटिल वुमेन लुइसा में अल्कोट की सिविल वॉर के कई फिल्म रूपांतरणों में से एक। MGM टेक्निकलर प्रोडक्शन जून एलिसन, जेनेट लेग, एलिजाबेथ टेलर और मार्गरेट ओब्रायन। 196, 197, 198। एनी नंबर कैन प्ले 1949 उदास स्माइली एडवर्ड हैरिस हेथ के उपन्यास पर आधारित यह फिल्म एक उच्च कोटि के कैसीनो मालिक क्लार्क गेबल, जो अपने पारिवारिक संबंधों के साथ उच्च दांव पर भी खेलता है। लेरॉय इस बात से हैरान थे कि रिचर्ड ब्रूक्स और गेबल और एलेक्सिस स्मिथ ने बॉक्सऑफिस पर अपना प्रभाव नहीं दिखाया। लेरॉय ने फिल्म पर विचार किया, मुझे नहीं पता कि क्या गलत हुआ। आप एक अच्छी स्क्रिप्ट के साथ शुरुआत करते हैं और आपको एक अच्छी कास्ट मिलती है, लेकिन आप एक ऐसी फिल्म के साथ समाप्त होते हैं जो आपकी अपेक्षा से कम है। कुछ हुआ या अधिक संभावना है कुछ नहीं हुआ, केमिस्ट्री काम नहीं आई और भावनाएं फूट नहीं पाईं। जो भी कारण हो, एनी नंबर कैन प्ले मेरे लिए एक निराशा थी। 199, 200। ईस्ट साइड, वेस्ट साइड 1949 उदास स्माइली एक नाटकीय सामाजिक मेलोड्रामा जिसमें ईस्ट साइड, वेस्ट साइड वर्ग भेदों को संदर्भित करता है, जो इस MGM हाई ग्लॉस प्रोडक्शन में उत्कृष्ट कलाकारों को परिभाषित और विभाजित करते हैं। बारबरा स्टैनविक विश्वासघाती जीवनसाथी की भूमिका निभाती है, जिन्हें सहकलाकार जेम्स मेसन, एवा गार्डनर और वैन हेफलिन का। 201, 202। क्वो वादीस 1951 उदास स्माइली बाइबिल का तमाशा। मेट्रो गोल्डविन मेयर की क्वो वादीस 1950 पीटर के अपोक्रिफा एक्स में एक प्रकरण का नाटकीय रूप है। लैटिन शीर्षक का अनुवाद आप कहा जा रहे हैं और इसे नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक हेनरिक सीएन क्यूविक्स के एक उपन्यास से रूपांतरित किया गया था। 203। लेरॉय ने माना कि हॉलीवुड फिल्म उद्योग को टेलीविजन की उभरती लोकप्रियता को समायोजित करके सबसे अच्छी सेवा मिलेगी। उन्होंने बड़े पैमाने पर मनोरंजन कार्य के विभाजन की कल्पना की। टीवी छोटे पैमाने पर कम बजट के निर्माण करेगा जो अंतरंग चीजों से निपटेंगे, जबकि मोशन पिक्चर स्टूडियो बड़ी व्यापक प्रकार की फिल्म प्रदान करेंगे। 204। लेरॉय का विशाल तमाशा की ओर रुख हॉलीवुड की सापेक्ष गिरावट की शुरुआत के साथ हुआ, जैसा कि फिल्म इतिहासकारों चार्ल्स हिघम और जोएल ग्रीनबर्ग ने वर्णित किया है। 40 के दशक के अंत में हॉलीवुड की फिल्मों से कुछ महत्वपूर्ण चीजें तेजी से खत्म होती दिख रही थीं। 50 के दशक की शुरुआत में यह प्रक्रिया तेज हो गई। सिनेमास्कोप की शुरुआत के साथ यह चरम पर पहुंच गई। 40 के दशक को अब अमेरिकी फीचर फिल्म के उत्कर्ष के रूप में देखा जा सकता है। यह आत्मविश्वास और कौशल का अंतिम महान प्रदर्शन था, इससे पहले कि यह बड़ी से बड़ी स्क्रीन के पंगु प्रभावों और स्टार सिस्टम के पतन के आगे कलात्मक रूप से हार मान ले। 205। मूक फिल्म द 10 कमांडमेंट्स के निर्देशक सेसिल बी डेमिल ने सिनेमाई बाइबिल महाकाव्यों की योग्यता पर लेरॉय को सलाह दी। मैं आपको बता दूं मरविन, बाइबिल सदियों से सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब रही है। 2000 साल के प्रचार को क्यों बर्बाद होने दिया जाए।
206 तार्किक रूप से क्वो वादिस ने एक विशालता प्रस्तुत की। रोम के तो दोस्तों उस दौर के अंदर ये सुपर डुपर हिट ये मूवी रही थी। तकरीबन 18 नवंबर 1960 को इसे, जैसा कि मैंने बताया, रिलीज़ किया गया था और बजट इसका 15 मिलियन का था। 15 मिलियन के बजट में इस मूवी ने 146 पॉइंट लगभग 9 मिलियन का कलेक्शन दिया था, जो कि अपने बजट से और उस दौर के मुताबिक बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन रहा था। अपने बजट से मैं आपको बता दूं तकरीबन 10 से 15 गुना ज़्यादा इस मूवी ने कमाई की थी। तो सुपर डुपर ये हिट मूवी उस दौर में रही थी। बाकी मैंने पूरी जानकारी इसके बारे में बता दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।